Let us start definite integration. ठीक है, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम आज से चालू कर रहे हैं. एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में अनलाइक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, यहां पर आंसर तुम्हें एग्जैक्टली मतलब किसी फॉर्म में, फॉर्म इन द सेंस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एक हमेशा जैसे साइन एक्स का भी अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो हम बोल देते थे कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी. ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो सी वाला जो कांस्टेंट वाली बात है जो हम करते थे इंडेफिनेट में, वो नहीं आएगा. यहाँ पर एग्जैक्टली आ जाएगा कि साइन एक्स है या फिर कॉस एक्स है या फिर 2 3 4 5 इस तरह का कोई फिक्स आंसर आएगा. सी वी का कोई रोल नहीं रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. लेट f of x, that is let integration of f of x dx, this is equal to gx plus c. Then if function fx is continuous in closed interval a to b, then integration of a to b fx dx is called definite integration or definite integral of fx between the limits a and b. ठीक है, and is given by integration of a to b fx dx, this is equal to g of x from a to b, which is equal to g of b minus g of a. ये हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. ओके, क्या बोला है एक बार फिर से बता रहा हूं मैं. सबसे पहले तो ये है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि इंटीग्रेबल है, मतलब जिसका इंटीग्रेशन परफॉर्म हो सकता है. रिमेंबर, एवरी फंक्शन इज नॉट अ इंटीग्रेबल फंक्शन. देयर आर सम फंक्शंस व्हिच आर नॉट इंटीग्रेबल, पर यहाँ पर वो फंक्शन एफ एक्स वैसा नहीं है. एफ एक्स एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसलिए हमने बोला है लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी. किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो जी एक्स प्लस सी आता है. देन इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है, देन अगर वो कंटिन्यूअस भी है इस क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में, फिर उसका इंटीग्रेशन बिटवीन ए से बी एफ एक्स डी एक्स कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी. एंड उसको लिखने का तरीका ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन बिटवीन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू जी एक्स फ्रॉम ए टू बी. जैसे एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आया, उस पर हमने लिमिट्स ये ए से बी यहां पर लिख दी, और फिर लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो इंटीग्रेशन का आंसर आया उसमें पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसमें लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. ओके, यहां पर इसको अपर लिमिट कहेंगे, इसको लोअर लिमिट कहेंगे. ये तो जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं वो इंटीग्रैंड होता है. ठीक है, सो ये डेफिनेशन हो गई हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की. अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का बिटवीन 1 to 2,
एक्स स्क्वायर डी एक्स का बिटवीन 1 to 2। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि सिंपल सिंपल हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का हो सकता है क्या? क्या हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस है क्या? तो 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस है। ये हमें ये पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस होता है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर अगर कर सकते हैं तो इंटीग्रेशन जो इंडेफिनिट की तरह करते हैं उसको करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स क्यूब बाय 3, और यहां पर लिमिट एज इट इज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो पहले तो अपर लिमिट, ठीक है, 1/3 को बाहर लिख देता हूं मैं। एक्स क्यूब को 1 से 2 तक हमें लिमिट लगानी है। यहां पर क्या हो जाएगा? 1/3 तो रहने दो बाहर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ व्हाट इज अपर लिमिट? अपर लिमिट मतलब 2 का क्यूब 8, माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 का क्यूब 1। सो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 1 7/3। तो ये हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे सीवी का रोल खत्म हो चुका है पूरा, ओके, डायरेक्ट हमें आंसर आया है। फाइन, एक और एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 e की पावर x dx। अब e की पावर x dx, सबसे पहले तो हमें सारे ग्राफ याद होने चाहिए। तो e की पावर x dx जो है वो 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसका इंटीग्रेशन हम अगर करें, सो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, तो रहने देते हैं उसको एज इट इज, सिर्फ लिमिट लगा देते हैं 0 से 1 के बीच में। सो e की पावर x में अपर लिमिट लगाए हम तो e की पावर 1, माइनस लोअर लिमिट लगाए तो e की पावर 0। e की पावर 1 तो e ही होगा, और e की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 सिर्फ, तो e माइनस 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, यहां पर कोई दिक्कत है अभी तक जो बताया उसमें? नो सर। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हम चल रहे हैं बिकॉज वी आर रिवाइजिंग दिस टॉपिक। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ π/4 से π/3 sin x dx, हमें ये इंटीग्रेशन करना है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि लोअर लिमिट छोटी हो और अपर लिमिट बड़ी हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। हम π/3 से π/4 भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को हम वैसे भी इंटीग्रेट करके देखते हैं, आंसर क्या आता है देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो π/4 से π/3 में sin x कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं? तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस cos x होता है। इसमें क्या करना है? लिमिट अभी लिख देते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो माइनस, सबसे पहले तो माइनस cos x, तो माइनस cos π/3 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा cos π/4। यहां से cos π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है? 1/2, तो ये माइनस 1/2। cos π/4 कितना होता है? 1/√2। तो ये हमारा आंसर आ गया, और इसको अच्छे से सुंदर से लिख लो। 2√2 एलसीएम ले लो, यहां पर कितना हो जाएगा? -√2 प्लस 2 आ जाएगा, बस ये अपना आंसर हो गया। ओके, अब क्या हम हमेशा लोअर लिमिट से अपर लिमिट ही करेंगे? मतलब सॉरी, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू ही होनी चाहिए क्या? कहीं लिखा नहीं है, कहीं लिखा बिल्कुल नहीं है। क्या उसमें आंसर में फर्क पड़ेगा क्या? तो इसी क्वेश्चन को हम उस तरह से करके देख लेते हैं। किस तरह से? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि लिमिट को उल्टा कर दिया, π/3 को पहले नीचे लिख दिया, लोअर लिमिट कर दिया, और π/4 को अपर लिमिट कर दिया। sin x dx, तो sin x का इंटीग्रेशन तो कितना होगा? माइनस cos x। इस बार फर्क क्या पड़ेगा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारी इंटरचेंज हो गई है, तो माइनस cos π/4 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो cos π/3, cos π/4 कितना होगा? 1/√2, तो माइनस 1/√2 आ जाएगा, और cos π/3 कितना होगा? cos 60 डिग्री 1/2। ठीक है, देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या।
2√2 हमारा एलसीएम आ गया इस केस में भी। यहां पर देखो, यहां पर -2 प्लस √2 आ गया। अब 2 माइनस √2 बाय 2√2 और -2 प्लस √2 बाय 2√2। तो बात तो ये है कि आंसर में तो फर्क पड़ रहा है, क्योंकि देखो ना, फिलहाल इस क्वेश्चन यहां पर अगर हम देखें तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव आएगी और ये क्वांटिटी तो नेगेटिव आ जाएगी, तो आंसर में तो फर्क पड़ रहा है। तो क्या लिमिट बदलने से आंसर में फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, हमने देख लिया यहां पर करके। ठीक है, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव्स एल्जेब्राइक एरिया, मतलब एरिया विथ साइन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन भी मैटर करती है, प्लस ये भी मैटर करता है कि वो एरिया कहां पर है। मतलब हम पढ़ेंगे अभी आगे कि वेदर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है, इन सब चीजों से मैटर करता है। तो पहले तो क्या था, देखो पहले वाले में क्या था, π/4 से π/3, मतलब पाई, ये नंबर लाइन है तो π/4 मतलब 45 डिग्री, π/6 π/3 मतलब 60 डिग्री। तो पहले तो π/4 से π/3 मतलब राइट साइड जो थे वो इंटीग्रेशन की डायरेक्शन थी। ठीक है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया। अब जैसे ही डायरेक्शन दूसरे केस में हमने लेफ्ट साइड कर दी तो हमारा आंसर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इसका कुछ इन्फ्रेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। नाउ let us take other questions. इंटीग्रेशन ऑफ, अब चलो π/2 से π/3 मतलब 90 से 60 कर रहे हैं हम, और किसका करने की इच्छा रख रहे हैं अब हम? चलो x cos x dx का कर लेते हैं। ठीक है, π/2 से भी नहीं करते हैं, पाई से π/3 कर देते हैं। चलो x cos x dx, तो डिसिमिलर फंक्शन है, एक एल्जेब्राइक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। डिसिमिलर फंक्शन दिखा तो सबसे पहले तो क्या हमें सूझेगा कि बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। बाय पार्ट्स मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, ये होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और ये पूरा dx। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कौन सा माने, सेकंड फंक्शन कौन सा माने, तो ये आइलेट हमने पढ़ा था, जो पूरा इंडेफिनेट पढ़ा था। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक में एल्जेब्राइक की प्रायोरिटी पहले है तो एक्स को पहला फंक्शन मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, इन सब पर हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, वो हम कर देंगे एक ही बार में। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है, sin x, तो x sin x। अब इतने वाले पोर्शन की लिमिट इवेल्युएट कर लो, क्या है लिमिट, पाई से लेकर π/3 तक है शायद, यस। ठीक है, सो इतने से पोर्शन की हम लिमिट इवेल्युएट कर लेंगे, पाई से लेके π/3 तक, माइनस यहां पर इंटीग्रेट करना है तो यहां से पे लिमिट फिर से लगा देते हैं, पाई से π/3, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो जाएगा, sin x dx तो बाहर एज इट इज है ही। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या रह गया यहाँ पर, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन, वो क्या है, इसका इंटीग्रेशन और इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले तो अपर लिमिट, तो x की जगह π/3, फिर साइन x की जगह π/3 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पाई, साइन x की जगह पाई, ये तो हो गया मेरा ये वाला पोर्शन सॉल्व, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना हो जाएगा, माइनस कॉस x होता है वो, तो ये बाहर प्लस हो जाएगा,
और cos x लिख देते हैं हम, और इस पर भी लिमिट लगा देते हैं जो नेक्स्ट स्टेप में हम लगा देंगे। ओके, यहां से π/3 sin π/3, व्हाट इज sin π/3? √3/2, तो π/3 टाइम्स √3/2 माइनस साइन पाई कितना होगा 0, तो ये पूरा का पूरा तो 0 हो जाएगा, प्लस यहां पर cos π/3 माइनस cos ऑफ पाई, ये कितना हो जाएगा? देखो, इस 3 को √3 लिख दो, तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, तो ये इससे खत्म हो जाएगा, सो π/2 √3 बचा सिर्फ, प्लस cos π/3 cos 60 डिग्री 1/2 cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 होगा और वो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा? π/2 √3 तो एज इट इज 1/2 + 1, ये 3/2 आ जाएगा। फिर से अब 2 और 2 √3 का एलसीएम लेंगे तो 2 √3 आ जाएगा, यहां पर तो पाई रहेगा, यहां पर 3 √3 आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर हो गया। ठीक है, किया क्या कि ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें x cos x डिसिमिलर फंक्शन दिखे तो बाय पार्ट्स हमें क्लिक हुआ कि बाय पार्ट्स से हम कर सकते हैं, अगर बाय पार्ट्स से हम कर सकते हैं तो हमने बाय पार्ट्स अप्लाई किया, उसके बाद बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाया, आइलेट की से प्रायोरिटी चूज की, तो x जो है वो अल्जेब्राइक है, वो पहले प्रायोरिटी है उसकी, उसको पहले इंटीग्रेट किया, देन जस्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट की, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सर एक बार ये वाली लाइन फिर से बता दीजिए ना। कौन सी लाइन? ये ये लाइन, पाई बाय हाँ ये वाली। ये जो मैंने टिक किया ये, हाँ ये पूरी लाइन। ओके, देखो यहां तक तो समझ में आ चुका होगा, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब यस सर। यहाँ पर क्या किया कि लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, x की जगह π/3 सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ जाएगा, x की जगह साइन में π/3 सब्स्टिट्यूट करो तो sin π/3 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या, x की जगह पाई सब्स्टिट्यूट करना है बस। फिर इंटीग्रेशन ऑफ पाई से π/3 sin x का करेंगे तो माइनस cos x आ जाएगा, वो जो माइनस है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये cos x बचेगा पाई से लेकर π/3। ओके, ओके सर। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अब दे रहा हूं कि खुद ही कर रहा हूं, 0 to π/2 x sin x dx। ठीक है, देखो डिसिमिलर फंक्शन है, बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ, सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन, लिमिट्स लगा देंगे, x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट लगा देते हैं इस पर क्योंकि 0 से π/2 में करना है, माइनस इसको तो लिमिट अभी लगा देते हैं 0 से π/2, d/dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना हो जाएगा माइनस cos x, तो उसकी वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और cos x dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, सबसे पहले π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां जहां x है वहां, तो माइनस π/2 cos ऑफ π/2 माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो मतलब ये 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग वो तो 0 हो जाएगा, करना ही नहीं है कुछ, मतलब बचेगा ही नहीं, 0 बचेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos x, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है sin x होता है, ये 0 से π/2 तक बचा। ओके, यहां पर ये तो माइनस π/2 cos ऑफ π/2 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब साइन
पाई बाय 2 माइनस साइन 0, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा माइनस पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2, और ये बचेगा, सॉरी कॉस पाई बाय 2 को क्यों हम बार बार लिख रहे हैं बेवकूफों जैसे, मुझे भी नहीं पता। तो cos पाई बाय 2 मतलब क्या, cos 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस पाई बाय 2 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है, और साइन 0 कितना होता है, वो तो 0 होता है, तो सिर्फ आंसर बचा मेरा 1, ये आंसर आ गया। करेक्ट, कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट important point, if not specified otherwise, then limits are values of integrating variable। अब इसका मतलब क्या हुआ वो हम देखते हैं, ठीक है। if not specified otherwise, then limits are values of integrating variable। जैसे यहां पर x और dx है, तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है, जो इसके साथ चिपका हुआ रहता है वो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अगर a से b x dx इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये हम मान के ही चलेंगे कि ये जो लिमिट्स दी है वो इस x की दी है, ठीक है ना। यहां पर x की जगह अगर सपोज ये होता a से b 2dx, तो फिर भी मैं क्या बोलता कि ये जो लिमिट्स है ये मुझे x की ही दी है, ठीक है ना। सो इस पर अगर सपोज ऐसा हुआ कि क्वेश्चन ये है एफ एक्स और डी ऑफ ई की पावर एक्स और ए से बी, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आया, तो अब ये बात ध्यान रखना कि यहां पर मेरा फंक्शन जो है एफ एक्स वो तो एक्स वेरिएबल में है, जबकि जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो ई की पावर एक्स है, एक्स नहीं है। तो ये जो लिमिट्स गिवन है मुझे, ये ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन है, और मुझे जिसका इंटीग्रेशन करना है वो एक्स वेरिएबल में है। तो सबसे पहले मुझे क्या चेंज करना होगा, इस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को एक्स में लाना होगा जो फिलहाल ई की पावर एक्स में है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, एक मिनट में बता रहा हूं। मतलब इस चीज को ऐसा मत करना, जैसे अगर सपोज क्वेश्चन ये दिया है तुम्हें 2 से 3 एक्स और डी ई की पावर एक्स ये दिया है, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख देंगे, इस ई की पावर एक्स को तो देखेंगे ही नहीं कुछ, और 2 से 3 तक इंटीग्रेट करके आंसर लिख देंगे, ये चीजें गलत है, ठीक है। ये चीजें गलत है, इस तरह से नहीं होता। तो किस तरह से होता है फिर वो हम देखते हैं। जैसे मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कहा था कि डी ऑफ एफ एक्स मतलब डिफरेंशियल ऑफ दिस एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स। सो अगर डी ऑफ ई की पावर एक्स लिखा है तो सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, और साथ में डी एक्स लिखेंगे अब, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स डी ई की पावर एक्स,
ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, देखो लिमिट क्या लिखेंगे 1 मिनट में बताऊंगा मैं। एक्स डी ई की पावर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बात समझने की यह है कि फिलहाल जो मेरी लिमिट थी इस क्वेश्चन में वो ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में है, बट अब मैंने क्वेश्चन एक्स के रिस्पेक्ट में बना लिया है, तो मुझे लिमिट भी अब, देखो ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स आ गया ना, तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लिमिट भी अब मुझे उसी के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो पहले तो क्या था, ई की पावर एक्स बराबर 3 था, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या है कि x बराबर कितना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, e की पावर x बराबर 3 है, तो x बराबर कितना, ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, दोनों तरफ log ले लो, तो ये हो जाएगा मेरा log, यहां पर लेंगे तो सिर्फ x बचेगा, ये ln3 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू ln3। जब e की पावर x मेरा 2 है, अब अगेन log ले लो, तो ये सिर्फ x बचेगा क्योंकि ln और e तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ln2 हो जाएगा। तो अब मेरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, ln2 से लेकर ln3 तक होगा। ठीक है, ये इस तरह से करेंगे हम जब हमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और हमारे फंक्शन में जो वेरिएबल है वो दोनों अलग अलग है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। यहां पर कंफ्यूजन कोई है क्या, ये चीजें पहले भी बता चुका हूं मैं। In fact, in definite also we dealt with such type of questions, and in definite also I have already told you कि इस तरह की चीजें हमें इनकर करनी पड़ेंगी। ओके, चलो जैसे इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 then cos of x d cos of x। ठीक है, देखो cos x dx नहीं है, ये cos of x d cos of x। तो ये जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है यहाँ पर cos x है, और जबकि यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरा वो x है। तो हम किसी इंटीग्रेशन में हम ऐसा नहीं करते कि उसको किसी और के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन में तो हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और जो यूज्ड वेरिएबल है हमारे एक्सप्रेशन में वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर सबसे पहले तो डी कॉस एक्स, सॉरी नॉट थीटा, कॉस एक्स लिखना चाहिए मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, डी एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स डी एक्स आता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स, और डी एक्स लिख देना है। अब लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कॉस एक्स जब 0 था तब एक्स कितना था। ठीक है, cos x इक्वल टू 0, यहां पर cos x जब 0 था तब x कितना था, बताओ, π/2, या फिर n π/2 पर π/2 बोल दो, चलो। ठीक है, फिर cos x 1 है, तो x कितना है मेरा 0। अब सब कुछ हो चुका है, जस्ट मुझे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो 0 की जगह तो π/2 आ गया, लिमिट चेंज हो गई, और जहां 1 था उसकी जगह 0 आ गया, तो π/2 से लेके 0 तक हो गया मेरा इंटीग्रेशन। और फिर अब क्या बचा है, हाँ cos x को तो cos x से लिखना है, d cos x को क्या लिखना है, माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये साइन एक्स cos x, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस बाहर एज इट इज,
इसको पाई बाय 2 से 0 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया मेरा dx, तो ये -1/2, फिर पाई बाय 2 से 0, ये साइन 2x dx हो गया, साइन 2x dx। ठीक है, यहां पर साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 आ जाएगा, माइनस को बाहर लिख दिया, पाई बाय 2 से 0, ये इस 2 को बाहर लिख दिया तो -1/4 आ गया, ये cos 2 टाइम्स ऑफ 0 तो cos 0, माइनस cos 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 तो cos पाई आ जाएगा, -1/4, cos 0 1 होता है, माइनस cos ऑफ पाई, cos ऑफ पाई कितना होगा, cos ऑफ पाई -1 होता है तो ये +1 हो जाएगा, तो 2/4 तो -1/2, ये मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले क्या था क्वेश्चन में कि यहां पर cos x और d cos x इस तरह से गिवन था, तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल मेरा cos x था, x नहीं था, मुझे x में लाना था, तो मैंने क्या कर दिया, फिर d cos x को सबसे पहले तो f डैश x dx के फॉर्म में हम करते हैं, तो वैसे माइनस साइन x dx कर दिया। अब क्योंकि मेरा वेरिएबल x आ गया और लिमिट्स मुझे cos x वेरिएबल के टर्म में दी गई थी, तो मुझे x में लिमिट चेंज करनी थी, तो सबसे पहले मैंने x में लिमिट चेंज की। वो किस तरह से कर ली, वो इस तरह से की कि cos x 0 है तब x क्या है, फिर cos 1 है तब x क्या है, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल सा है, sin x cos x है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, sin 2x का फॉर्मूला बन गया, बस इसमें मेरा आंसर आ गया। ओके, चलो तुम्हारी क्लास तो नहीं है और कोई? यस सर, मेरी है। कब है? अभी 3 से 4 की। सॉरी सॉरी, 4 से 5 की। 4 से 5 की? अच्छा, यस सर। तुम्हारा क्या कॉमर्स है क्या? यस सर, कॉमर्स है। अच्छा ओके, चलो ठीक है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पर, तुम देखो और फिर कल से फिर कर लेते हैं। और बाकी तुम्हारी दूसरी एक और है कोई लड़की, मुझे नाम तो किसी का याद नहीं है, हर्षिता पाल एंड गीतांजलि, हाँ याद है। तो हर्षिता एंड गीतांजलि, अभी कौन बोल रहा था? गीतांजलि। तो हर्षिता तुम्हारी भी क्लास है? चलो पता नहीं मुझे, एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, अभी तुम्हारी क्लास अटेंड कर लो तुम, ठीक है? कल फिर से रख ओके लेंगे हम, सर। तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सेशन रखेंगे। अब तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा यार, रात को कभी या फिर कुछ भी करके, मैं चाहता हूँ लाइव पढ़ाऊँ, अदरवाइज यूट्यूब पे तो मैं डाल ही दूंगा सब, ठीक है ना? ओके चलो सर। ओके।